हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम सारणी के प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न क्रमांक 13 से 16 को स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे। ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि आपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे चैप्टर को क्रमबद्ध रूप से पढ़ाया जा रहा है। आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए आज का लेक्चर प्रारंभ करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ऋण 2, 4, 3, ऋण 1, ए, 1, ए हो और उसका क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इस पे हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इसको त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, माना त्रिभुज ए बी सी में ए x1 y1 बराबर ऋण 2 धन 4 बी x2 y2 बराबर 3 ऋण का 1 सी x3 y3 बराबर 1 ए। ठीक है, और क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है, ये आपका सूत्र है। इस पे हमको क्या करना है, मान को रखना है। यह ध्यान देंगे क्या चीज कि क्षेत्रफल का जैसे आप मान रखेंगे 10 वर्ग इकाई दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 10 वर्ग इकाई अगर आपका दिया हुआ है तो यहाँ पर आप मान रखेंगे तो उसको क्या लेंगे, धन ऋण 10 लेना है। ठीक है, धन ऋण 10 लेंगे। ठीक, और यहाँ पर मान को रख देते हैं। अब क्या है, x1 x2 x3 का मान जो है ऋण 2 3 1, y1 y2 y3 का मान 4 ऋण 1 1 और ये 1 1 1। ठीक है, ये है। इसके पश्चात इसके बाद जो है गुणा कर देते हैं। ये आ जाएगा धन ऋण 20 बराबर, इसको जो है क्या करेंगे, इसको तो एक बार ऐसे ही लिख लेते हैं। दो ऋण ऋण का 2 3 1 4 ऋण का 1 ए 1 1 1। अब इसको क्या करेंगे, R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ये आ जाएगा धन ऋण 20 बराबर ऋण 2, ये आ जाएगा
रीढ़ का एक ए, एक एक, फिर आ जाएगा आपका रीढ़ का चार, तीन एक, एक एक, इसके बाद इस वाले का क्या आ जाएगा, एक, तीन एक, रीढ़ का एक ए, ठीक है, ये आपका आएगा इसका प्रसार। इसके आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा क्या था, धन ऋण 20 बराबर ऋण 2 ऋण 1 ए, एक एक, ऋण 4 3 1 एक एक, धन 1 3 1 ऋण 1 ए। चलिए इसको हल करते हैं। ये आ जाएगा धन ऋण 20 बराबर ऋण 2 ऋण का 1 ऋण का ए, ये आ जाएगा 4 3 ऋण 1 और ये हो जाएगा 3 ए धन का 1, ठीक है। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, धन ऋण 20 बराबर 2 धन 2 ए, इस पे आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 धन 3 ए धन का 1 बराबर धन ऋण 20 बराबर ये आ जाएगा 2 और 3, ये हो जाएगा 5 और 2 और 1 3 और ऋण का 8, ये आ जाएगा ऋण का 5। अब इसके बाद दो भागों में इसको बांट लेते हैं, ठीक है। एक तरफ धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर और दूसरे तरफ ऋण चिन्ह लेने पर, ठीक है। ये आ जाएगा 5 ए ऋण का 5 बराबर 20 और 5 ए ऋण का 5 बराबर ऋण का 20, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 5 ए बराबर हो जाएगा 20 धन 5, ये आ जाएगा 5 ए बराबर 25, ठीक है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा 5, ठीक। इसके पश्चात ऋण वाले को हल करेंगे, ये आ जाएगा 5 ए ऋण का 20 धन का 5 बराबर 5 ए बराबर ऋण का 15, ठीक है। इसलिए ए बराबर ये आ जाएगा ऋण का 3, ठीक है। अतः अभीष्ट हल ए बराबर ये आ जाएगा 5 ऋण का 3, ठीक है। ये आपका इसका हल होगा, इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। यदि शीर्ष बिंदु 2 ऋण 6 5 4 के 4 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आप प्रश्न क्रमांक 13 की तरह हल कर लेंगे, ठीक है। अभी जो आपका ये प्रश्न बताए हैं उसी की जैसे ही ये आपका प्रश्न हल होगा, ठीक है। तो इसको आप स्वयं से हल कर लेंगे। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15। यदि बिंदु ए बी ए डैश बी डैश तथा ए ऋण ए डैश बी ऋण बी डैश संरेख हो तो सिद्ध कीजिए ए बी डैश बराबर ए डैश बी
सारणिक विधि से इसको क्या करना है, हल करना है। चलिए हल करते हैं। इस पे हम मान लेते हैं, माना ए x1 y1 इक्वल ए बी x2 y2 इक्वल ए डैश बी डैश सी x3 y3 इक्वल ए रीड ए डैश बी रीड बी डैश। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। प्रश्न में हमारा दिया गया है बिंदु जो है वो क्या है, संरेख है। यहां लिखेंगे क्योंकि दिए गए बिंदु संरेख है, अतः उनसे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, शून्य होगा, अर्थात इस पे आप लिख सकते हैं क्या, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर शून्य। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर शून्य। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और ये आपका बराबर हो जाएगा शून्य। 1/2 पक्षांतर करेंगे, क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, और मान रखते हैं। चलिए मान इस पे रखते हैं। x1 का मान जो है a, x2 का a डैश, x3 का a रीड a डैश, y1 का b, y2 का b डैश, y3 का b रीड b डैश, और ये 1 1 1 बराबर शून्य। ठीक है, इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, प्रसार कर देते हैं R1 के सापेक्ष। प्रसार करने पर ये आ जाएगा a बी डैश बी रीड बी डैश 1 1 रीड बी ए डैश ए रीड ए डैश 1 1, फिर इस एक के लिए धन का 1 ए डैश ए रीड ए डैश बी डैश बी रीड बी डैश, और इसके बराबर क्या है, शून्य। ठीक है, इसके बराबर क्या है, शून्य है। चलिए आगे हल करते हैं। ये हमारा पिछला पद था। ठीक है, चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा बी डैश, इसके साथ एक के साथ बी रीड बी डैश का गुणा होगा, ये आ जाएगा बी रीड बी डैश, ए डैश का इसके साथ एक के साथ गुणा करेंगे, आ जाएगा ए डैश, और ए माइनस ए डैश का एक के साथ ये आ जाएगा ए माइनस ए डैश,
फिर जो है ए डैश का बी रीड बी डैश के साथ, और फिर आ जाएगा रीड बी डैश ए रीड ए डैश बराबर बराबर आ जाएगा शून्य। ठीक है, बराबर करके शून्य। इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, पहले कोष्ठक वाले पद को हल कर लेते हैं। ये आ जाएगा बी डैश ऋण बी धन का बी डैश, इस पे आ जाएगा ए डैश ऋण ए धन का ए डैश, इसको गुणा कर देते हैं। इस पे आ जाएगा ए डैश बी ऋण ए डैश बी डैश ऋण का ए बी डैश ऋण गुणित ऋण धन ए डैश बी डैश। ठीक है, बराबर शून्य। ठीक, इसके पश्चात अगला पद इस पे क्या आ जाएगा, इसमें अगला पद आ जाएगा, ये आपका बी डैश से बी डैश कट जाएगा, ए डैश से ए डैश कट जाएगा, और ए डैश बी डैश ये वाला इससे कट जाएगा। तो क्या बचेगा, ए बचेगा और ऋण का बी बचेगा। ये आ जाएगा ऋण का ए बी ऋण ए ऋण बी और ऋण का ए धन का, ये आ जाएगा ए बी धन ए का गुणा जो है ए डैश बी ऋण ए बी डैश के साथ करेंगे। ये आ जाएगा ए डैश बी ऋण ए बी डैश बराबर शून्य, जिसपे आपका ये वाला पद कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला पद क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ये ए डैश बी और इसको पक्षांतर कर दीजिए, ये आ जाएगा ए बी डैश। ठीक है, सिद्ध हमको क्या करना था, सिद्ध हमको करना है ए बी डैश बराबर ए डैश बी। ठीक है, इसको इधर ले आइए और इसको इससे, और ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को आपको हल करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। सारणिकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं क्या, माना कि बिंदु ए एक्स वाई बिंदुओं बी 3 1 और सी 9 3 को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है। ठीक है, को मिलाने वाली रेखा पर स्थित है, तब क्या हो जाएगा, अतः अतः बिंदु ए बी सी क्या होंगे, संरेख होंगे। ठीक है, बिंदु अतः बिंदु ए बी व सी संरेख होंगे, इसलिए
त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल शून्य होगा। ठीक है, क्या होगा? शून्य होगा। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर शून्य। ठीक है, और इस पे जो है इसका मान हम रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 1/2। यहां हम डायरेक्ट मान रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट मान रखेंगे कहने का मतलब ये x1 है, ये x2 है और ये वाला आपका मान x3 है। ठीक है, x1 के स्थान पर x है, x2 के स्थान पर 3 है, x3 के स्थान पर 9 है, y1 के स्थान पर y है, y2 के स्थान पर 1 है, y3 के स्थान पर 3 है। ठीक है, और बाकी आपका 1 1 और ये 1, ये तो ऐसे ही रहेगा बराबर शून्य। ठीक है, इसके पश्चात आगे क्या आएगा, चलिए देखते हैं। पिछला पद हमारा 1/2 x 3 9 y 1 3 1 1 1 बराबर शून्य था। 1/2 को पक्षांतर करेंगे, शून्य हो जाएगा और इसको r1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ठीक है, इस पे आ जाएगा 1/2 तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा x 1 3 1 1 ऋण y 3 9 3 9 1 1 फिर आ जाएगा धन का 1 3 9 3 9 1 3 बराबर शून्य। ठीक है, ये आपका आएगा। इसके पश्चात इसको हल करते हैं, ये आ जाएगा 1 ऋण 3 ऋण y 3 ऋण 9 धन 1, ये हो जाएगा 9 ऋण 9 बराबर शून्य। इसके पश्चात अगला पद क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x और इस पे आ जाएगा ऋण का 2 y, इस पे आ जाएगा ऋण का 6 और ये आ जाएगा शून्य बराबर शून्य। इसके पश्चात ये हो जाएगा ऋण का 2x धन का 6y और ये तो आपका शून्य हो गया। ठीक है, क्या हो गया? शून्य हो जाएगा, उसको हटा देंगे बराबर शून्य। यहां से क्या करते हैं, ऋण 2 उभयनिष्ठ ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा x ऋण का 3y बराबर शून्य। ठीक है, x ऋण 3y बराबर शून्य, इसलिए ये आ जाएगा, क्या आएगा, x ऋण का 3y बराबर शून्य और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न को हमको बनाना था। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 4.4 को विस्तार से समझेंगे और उसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आपको हमारा यह लेक्चर उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए ताकि अन्य विद्यार्थियों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। अपनी राय और प्रश्न कमेंट्स में जरूर लिखिए
और मैथ्स बाई अविनाश चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।